नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने पुरानी सरकार के कई सारे फैसलों को बदल दिया। उन फैसलों में से एक था सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को कम करना, यानी 60 साल में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की उम्र 58 साल कर दी गई। जब सरकार ने फैसला लिया तो कर्मचारियों ने इसका काफी विरोध भी किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम रही और फैसला लागू होने के महज 5 दिन के भीतर ही एक झटके में कई हजार कर्मचारियों को 58 साल की उम्र में रिटायर भी किया गया। सरकार ने तब तो आनन फानन में फैसला बदल दिया, लेकिन अब सरकार के सामने कर्मचारियों की कमी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। साथ ही फैसले को लेकर सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी भी दिखाई दी। वैसे में अब सरकार कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र पर पुनर्विचार कर रही। मनोहर सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बनाई है। साथ ही सरकार ने 58 साल की उम्र में रिटायर हुए कर्मचारियों को वापस नौकरी रिज्वाइन करने का न्योता भी भेजा है। अब सरकार इसके पीछे कर्मचारियों की कमी का हवाला दे रही, लेकिन सरकार के इस यू टर्न पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन रिटायरमेंट की उम्र घटाने के फैसले पर पुनर्विचार आखिर क्यों? सरकार क्या पहले नहीं सोच रही थी? बिना सोचे समझे उसने ये फैसला ले लिया था। और सबसे बड़ा सवाल यह कि नए कर्मचारियों की भर्ती आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही? इन्हीं तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे चर्चा। बुधवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को फिर से 60 साल करने का मुद्दा उठा। इसकी समीक्षा के लिए सरकार ने एक सब कमेटी का गठन कर दिया। दिलचस्प यह है क्योंकि साल 2014 में सत्ता में आने पर खुद बीजेपी सरकार ने ही रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 58 साल की थी। तो फिर आखिर क्यों इस पर पुनर्विचार, और क्या वाकई ये जल्दबाजी का लिया फैसला था? एक रिपोर्ट देखिए। सत्ता में आने पर मनोहर सरकार को कांग्रेस के दौर में लिए गए जिन फैसलों पर ऐतराज था, अब उन्हीं को वापस अमल में लाने की कवायद शुरू हो चली है। कैबिनेट के ताजा फैसले से कम यही लगता है। पहले सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का जो फैसला बीजेपी सरकार को कांग्रेस का चुनावी लॉलीपॉप लगता था, अब उसी पर विचार का मन बनाया गया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की अगुवाई में एक सब कमेटी तैयार की गई है, जो महीने भर के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिटायरमेंट एज 58 से 60 की जाए, इसके लिए एक सब कमेटी बनाई है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनकी अध्यक्षता में, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी 1 महीने के अंदर ये रिपोर्ट देगी कि क्या हम रिटायरमेंट एज को 58 से 60 साल करें, तो करने से उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, इसका अध्ययन करके वो 1 महीने में हमको रिपोर्ट देंगे। पिछली हुड्डा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी थी, लेकिन सत्ता में आने पर बीजेपी को इस फैसले में चुनावी रंग नजर आया। इसलिए सरकार बनने के सिर्फ महीने भर के भीतर नवंबर 2014 में फैसले को पलट दिया गया और कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र फिर से 58 साल कर दी गई। हालांकि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी मिली, लेकिन बाद में फैसला मनोहर सरकार के हक में ही आया। एक काम तो क्या है कि जो 58 से 60 यानी 60 साल तक की आयु के जो लोग हैं और जो उसको दोबारा से री एम्प्लॉयमेंट में आना चाहते हैं, उनके लिए प्रावधान किया है कि वो री एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हैं। खास करके जेईज हैं, ईडीओज हैं, लेक्चरर्स हैं, तो जितने भी प्रकार के ऐसे 60 साल तक की आयु के लोग हैं, उनको हम री एम्प्लॉय करेंगे। मनोहर सरकार ने 25 नवंबर 2014 को रिटायरमेंट की उम्र घटाकर 58 साल की थी, जिसका असर ये हुआ था कि 30 नवंबर को करीब 40,000 सरकारी कर्मचारियों को अचानक अलविदा कह दिया गया। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के एक बड़े तबके में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी थी। अब माना यही जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने अपने ही फैसले की समीक्षा शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। जी हाँ, तो सरकार बनते ही एक कदम उठाया, अब उस कदम को पीछे हटने की तैयारी है या उस पर विचार करने की बात है। सवाल इस बात का है कि क्यों आखिर उस पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ी है? आखिर क्या उस वक्त विचार नहीं किया गया था? आपाधापी में फैसला लिया गया था? जो अहम सवाल है आपके सामने, रिटायरमेंट की उम्र घटाने के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों पड़ी है? सबसे बुनियादी सवाल यही है। उसके अलावा
क्या बिना सोचे समझे यह फैसला कर दिया गया था? क्योंकि सरकार बनते यह कदम उठाया गया, विरोध भी हुआ, राजनीतिक टिप्पणियां भी आई, लेकिन सरकार अपने फैसले पर पूरी तरह से तटस्थ रही, कायम रही। लेकिन अब उसी फैसले पर पुनर्विचार के लिए सब कमेटी बना रही। नए कर्मचारियों की भर्ती क्यों नहीं कर रही है सरकार? सवाल इस बात का भी है। रोजगार की बात भी होती है। बावजूद उसके तमाम कर्मचारी इस वक्त कम है अलग अलग विभागों में, लेकिन फिर भी भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में नेता कांग्रेस के विकास चौधरी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है विकास जी आपका। शुरुआत में आपसे ही कर देता हूं, सरकार बनते ही कदम उठाया गया, लेकिन अब उस पर विचार के लिए सब कमेटी का गठन कर दिया गया, क्यों? देखिए अतुल जी, हमने पहले भी कई बार कहा है, जो भाजपा की सरकार है ये इसको पब्लिक के लाभ से या हरियाणा के विकास से कोई लेन देना नहीं है। ये जो भी काम करती है राजनीतिक लाभ देख करके, आने वाले राज्यों के चुनाव देख करके या सत्ता में अपनी वाहवाही लूटने के लिए करती है। आप बताइए 2014 नवंबर में जब इनकी सरकार ने फैसला लिया तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे ही ये फैसला गलत लिया है, हमें नौजवानों को नौकरियां देनी है, हम नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, हरियाणा के नौजवान जो है उनमें बड़ी प्रतिभा है, उनको आगे लाना चाहते हैं। तब इन्होंने हमारा फैसला खारिज कर दिया, बड़े बड़े ढोल पीटे गए। हमने कि चलो कोई बात नहीं, आपकी सरकार है, आप तानाशाही करिए, कोई बात नहीं। कर्मचारियों ने इस मुद्दे को कोर्ट में भी उठाया, लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गए, कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि अब उसके बाद आज 27 महीने बाद आज ये फिर आए हैं और ये कहते हैं कि हम उन लोगों को फिर लेंगे। क्या ये बताइए, क्या उस टाइम जो इन्होंने स्टैंड लिया था वो इनका स्टैंड सही नहीं था? इसका मतलब तो यही है ना, जो उस टाइम पे स्टैंड लिया था। इनका ये आरोप था कि आप लोगों ने आपाधापी में अपने राजनीतिक फायदे के लिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये ऐसा करते हैं, यही आरोप लगाकर या ये बात कहकर इन्होंने कहा कि ये कदम उठाना जरूरी है। तो क्या उस वक्त आप लोगों ने भी राजनीतिक फायदे के लिए किया था? अगर हमने राजनीतिक फायदे के लिए किया था तो आज ये हमारे फैसले पे क्यों पुनर्विचार कर रहे हैं? ये भाजपा की नीति रही है। आप देखिए अभी इन्होंने हमारे मनरेगा का कितना विरोध किया। इन्होंने कहा ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट बनाएंगे, कितना बुरा है, डिजास्टर है, और आज उसी पे बजट पे इन्होंने 8,000 करोड़ बढ़ा दिए। तो इससे साफ पता लगता है भाजपा की जो नीति है वो खाली कांग्रेस के जो श्रेय है उसको श्रेय देना नहीं चाहते, अपना नाम करना चाहते हैं। मैं आपसे गहराई में जाऊंगा कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हैं। असलियत ये है कि जब आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों जब दिल्ली में चुनाव हुए तो माननीय खट्टर जी वहां प्रचार के लिए गए, तो वहां केजरीवाल जी ने इन पे आरोप लगाया कि यहाँ आके कर्मचारियों की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने तो वहां से 60 साल की उम्र घटा के 58 साल कर दी। उसका परिणाम ये निकला कि ये बीजेपी में बुरी तरह हारे वहां पर दिल्ली में। अब यही बात पंजाब में आ गई है। पंजाब के इनके नेताओं ने मैनिफेस्टो में डाल दिया है कि हम अपने कर्मचारियों की उम्र बढ़ा के 58 से 60 साल कर देंगे। ठीक है। तो वहां पर हमारे नेताओं ने बोला इस बार कि जब आप बात कर रहे हैं कि 58 से 60 साल करेंगे बीजेपी वाले, तो हरियाणा में क्यों घटा दिए? अब इनके समझ में आया कि अगर ये मुद्दा यहां पर दोबारा हावी हो गया तो हमारी पंजाब में पहले ही सरकार नहीं बन रही और धरातल पे चले जाएंगे। इसलिए आनंद फानन में अभी भी इन्होंने भला किसी का नहीं करना, अभी भी इन्होंने कुछ नहीं करना है। कमेटी बना दी कि 1 महीने का हमें टाइम दो, मैसेज दे दिया। चुनाव जो कि 4 तारीख का है, तो उसमें कुछ न कुछ सिर्फ पंजाब के चुनाव में लाभ लेने, ये मुद्दा ना बने। ठीक है, हमारे साथ बोले मैं और बताना चाहूंगा। आप ये देखिए कि ये लाभ तो लेना चाहते हैं, हर महीने 8,000 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं। 800 कर्मचारी हर महीने रिटायर हो रहे हैं। आप लगाइए कब से अब तक कितने कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। भर्ती ये कोई कर नहीं रहे। जो आम कर्मचारी उस पर 3 गुना लोड पड़ चुका है जनसंख्या के अनुपात पे। जब उस कर्मचारी पे 3 गुना लोड है तो वो पब्लिक की जो सुविधाएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं उनको पूरा नहीं कर पा रहे। वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड ओवरलोड है उनपे, ज्यादा नहीं ओवरलोड है, वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये कह देते हैं कि कर्मचारी निकम्मे हैं, इनकी ट्रांसफर करो, वो करो, ये ड्रामा करते हैं। तब की असलियत ये है कि सरकार की कोई नीति नहीं, इन्होंने समस्या खुद ही पैदा की है, कोई नौकरी नहीं दी, पूरा ठीक रहा कर्मचारियों पर, अभी तक कोई नौकरी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे। पब्लिक परेशान है, कर्मचारी रोज हड़ताल कर रहे हैं। अभी कर्मचारियों ने कल घोषणा करी है कि हम 7 तारीख को प्रदेश के हर जिले में ठीक है हड़ताल करेंगे, ज्ञापन देंगे, और उसके बाद जब बजट आएगा तो विधानसभा घेराव देंगे। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, फिर भी ये चेत नहीं रहे। आज भी अगर इस मुद्दे पे आए हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, तो सिर्फ पंजाब चुनाव को देखते हुए। चलिए, यानी ये चुनावी मुद्दा है जिसका जिक्र आप पहले कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से संजय शर्मा साहब, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और श्रवण कुमार जांगड़ा, कर्मचारी नेता, हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है श्रवण कुमार जांगड़ा आपका भी।
श्रवण कुमार जांगड़ा, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। क्या आपको भी लगता है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि इन लोगों का फैसला ठीक था, लेकिन बीजेपी सरकार ने आने के बाद सिर्फ और सिर्फ इनके फैसले को गलत तरीके से प्रस्तुत करके पलटने का काम किया और आज इन्हीं के फैसले पर फिर से पुनर्विचार कर रही है? पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों? और कर्मचारी नेता के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर आपको क्या लगता है कि सरकार क्या एक अच्छे कदम को उठा रही है, सोच रही है, तकलीफ को समझ रही है, या फिर गलती की थी इसलिए यू टर्न कर रही है? इसमें प्रताप सिंह जी में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो पीछे कांग्रेस पार्टी ने 58 से 60 साल उम्र की थी और भारतीय जनता पार्टी ने आते उसको 60 से 58 कर दिया, और हमने पूछा तो हमारे को ये बताया गया कि हम युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ऐसा स्टेप उठा रहे हैं। हम इसकी सराहना भी करते हैं, ठीक है, लेकिन आज भारतीय इस सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई, इसके ऊपर पुनर्विचार को मजबूर होना पड़ रहा है। और मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, आज ही मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ ड्यूटी पे था। आज यहाँ सेक्टर 4 में मुख्यमंत्री जी विराजमान थे, वहां पर भवन का उद्घाटन हुआ, वहां पर खुद मुख्यमंत्री जी के साथ में ड्यूटी पे था। तो आज जो कच्चे कर्मचारियों के बारे में जो उन्होंने जो बोला, मैं यहां तक कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से शोभा भी नहीं देता कि जो पक्के कर्मचारी आ जाएंगे तो कच्चे कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की बातें नहीं हमारे सामने नहीं मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने कही है। तो हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, वो स्थिति स्पष्ट करे भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, संजय शर्मा साहब, स्थिति स्पष्ट करिए। क्यों आप फैसला पहले पलटते हैं, अपना फैसला सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं और उसके बाद अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करते हैं? और कच्चे पक्के वाले कर्मचारियों का मुद्दा जो श्रवण जी उठाया वो तो अलग मसला है, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन फिलहाल ये पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? बिना सोचे समझे क्या मन में आया? सत्ता में आए थे, बड़ी खुशी थी इसलिए कर दिया फैसला? अतुल जी, पिछली सरकार ने जो 58 से 60 किया था, उन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक इसको नहीं किया। जाते जाते पिछली सरकार 58 से 60 करके गई थी, तो उनकी सीधी रूप से राजनीतिक मंशा इसके अंदर दिखाई दे रही थी कि वो सिर्फ वोट देने के लिए कर्मचारियों की ये घोषणा करके जा रहे हैं। वोट मिला उनको? हमारी सरकार आज अगर 2.5 साल की हमारी सरकार को है, नहीं मैं आए नहीं ना, तो फिर आपको क्या दिक्कत थी? जब वोट नहीं मिला तो इसका मतलब राजनीतिक कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपने क्यों किया फिर? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। नहीं अतुल जी, वो तो बाद में पता चलता है कि इसका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ है, लेकिन उस समय जब इन्होंने घोषणा की थी तो राजनीतिक फायदे के लिए की थी। जो आज का जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा है वो भी आनंद फानंद में इन्होंने लागू करने का प्रयास किया था, उसकी घोषणा की थी, जो कि वो कर नहीं पाए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द हो गया था। संजय शर्मा साहब सुनिए, संजय शर्मा साहब, मेरी एक लाइन आप सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि वो चाहे जो फैसला करके गए थे, जब उनको सत्ता नहीं मिला, कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ, तो आपको कर्मचारियों के साथ मजाक करने का क्या हक था? आपने बिना सोचे समझे क्यों फैसला ले लिया? अगर आपको लगता था कि हां ये फैसला सही है, तो अब पुनर्विचार की जरूरत क्यों है? देखिए, इतिहास भी इस बात को बताएगा कि कोई भी फैसले अंतिम फैसले नहीं होते। बहुत से फैसले लिए जाते हैं और उन पर अगर लगता है कि कुछ विचार करने की जरूरत है तो समय के हिसाब से उन पर विचार भी किया जाता है, और बहुत से फैसले पलटे भी जाते हैं। अभी कोई फैसला पलटा नहीं है, केवल एक 3 मंत्रियों की कमेटी आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, जो कि इसके फैसले को रिव्यू करेगी, 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ये फैसला क्या कांग्रेस ने लिया था कि पिछली सरकार की जरूरत है? ये फैसला क्या इनेलो ने लिया था या किसी और नेता ने लिया था? फैसला आपकी सरकार ने लिया था, अब आपकी सरकार सब कमेटी बना रही है। क्यों, आखिर जरूरत क्या है? मेरा तो सीधा इतना ही सवाल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे समझा दीजिए। जैसा श्रवण जी बता रहे हैं कि इन लोगों ने पूछा तो आपने कहा कि युवा बेरोजगारों को हम नौकरी देना चाहते हैं, फैसला राजनीतिक था इसलिए हमने बदला। आज अपने फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? बस इतना जवाब दे दीजिए। नहीं, युवा बेरोजगारों को नौकरी देने का प्रयास ये सरकार कर रही है। हमने 50,000 के आसपास नौकरियां दी हैं, 35,000 के टेस्ट और इंटरव्यू भी हो गया, 5,000 के आसपास नौकरियां लग भी गई हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि पिछली सरकार के अनेक ऐसे फैसले हैं,
अनेक ऐसे निर्णय हैं जिसको इस सरकार ने सोचा, इस सरकार ने उसको पुनर्विचार करने का भी निर्णय लिया। उनमें से एक फैसला ये भी था। समय के हिसाब से कुछ आपको चीजें ऐसी पता है सामने कितने आती लोगों हैं की जिसमें नौकरी दिखाई चली गई, देता है रिटायर हो कि गए, ये उनके फैसले घर को परिवार का आपने पुनर्विचार करने की सोचा, जरूरत है। आपके फैसले के चक्कर में, आपकी कर्मचारी मनमानी के चक्कर में उनकी तकलीफ का आपको एहसास है। अब आप उनको न्योता दे रहे हैं 2 साल के बाद कि आइए नौकरी करिए। ये नहीं, कोई ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, आप ये मेरी नहीं, पूरी बात सुनेंगे तो संजय आपको जी, ध्यान में ये आएगा। ये वो मसला तो है नहीं कि मेरे थाली में ये मुझे खाना है तो यहीं खाऊंगा, या नहीं खाना है तो निकाल देंगे, ये मेरी मर्जी है। यहां पर तमाम लोगों के परिवारों का मसला था। आपके एक फैसले से प्रतिदिन कितने कर्मचारी वहां से रिटायर हुए, और आज आप कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे। इसलिए हमने, मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 58 साल से 60 साल के जो कर्मचारी हैं उनको सरकार टेम्परेरी बेस पर नौकरी रखने के लिए आगे के लिए भी तैयार है, उसको तैयार रख रही है। देखिए, लोकहित में या जनता किसी बात को लिए चाहती है या कर्मचारी किसी बात को चाहते हैं, इससे तो कौन सा सरकार लोकहित हर हुआ? किसी की बात को आप सहानुभूतिपूर्वक अपने से ही विचार फैसले करके पर, आप अपने ही पुनर्विचार कर फैसले सकती है। पर पुनर्विचार कर रहे हैं और बुरी कह बात तो रहे हैं नहीं कि है। लोकहित का फैसला था। इसका मतलब ये लोकहित का फैसला नहीं सकते था। हैं। अब आपको एहसास हुआ, इसका मतलब आपने उस वक्त गलत मैंने ये बोला नहीं था, कहा। आकलन गलत मैंने किया ये नहीं था कि कहा। हम मैं ये नए कह लोगों रहा को हूं। रोजगार दे देंगे, आप दे नहीं पाए, तो अब उन्हीं लोगों को लाना चाह रहे हैं आप जो है। बहरहाल यहां पर विकास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं चाहूंगा कर्मचारी नेता कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रवण जी पूरी क्या बात कहेंगे सुनेगा आप? अतुल जी तो आऊंगा आपको आऊंगा clear संजय जी, होगा। आऊंगा। श्रवण जी, संतुष्ट है आप क्या इनकी बात से, इनके जवाब से? नहीं, जैसे अभी संजय शर्मा जी ने हमारे सामने बताया है कि सिर्फ वोट हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 58 से 60 साल उम्र की है, तो हम ये बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं कि यानी जो अपने घोषणा पत्र में यानी वायदे किए थे, क्या आज के समय कोई भी वायदा पूरा हुआ है? यानी वायदे किए थे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, सभी विभागों में नियमित भर्ती करेंगे, ठेका प्रथा और निजीकरण के ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन कोई भी आज तक मांग पूरी नहीं है, जिसके लेकर के आज हम मजबूरीवश आंदोलन पर है और ये हमारी मजबूरी है। बताइए, जवाब दीजिए संक्षेप में, फिर विकास जी के पास जाऊं। संजय शर्मा जवाब यानी दीजिए, संजय शर्मा जवाब दीजिए। श्रवण जी जो सवाल पूछ रहे हैं, आपने अपने वायदे पूरे नहीं किए, हम ऊपर से अब ये कच्चे कह रहे हैं कि कर्मचारियों कच्चों को हटा देंगे अगर पक्कों को नौकरी मिल गई, उनको पक्का नहीं कर बता रहे रहा हैं। मैनिफेस्टो में आपने कहा था कच्चे को पक्का करेंगे। नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि जो लोग 2 साल की नौकरी पूरी करके हम उनको पक्का करेंगे, हमने वो नीति भी बनाई। लेकिन क्योंकि आदरणीय हाईकोर्ट के अंदर वो केस पेंडिंग पड़ा है, लिटिगेशन में वो मामला है, इसलिए वो कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे। हमारी सरकार ने जो घोषणा पत्र में कहा था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, हम उस बात पे कायम हैं। हमने ये कहा था कि जो लोग रेगुलर आप अपने भर्ती फैसले पर में तो जैसे कायम नहीं है, बात आउटसोर्सिंग पर क्या पॉलिसी कायम थी हो? या दूसरे कच्चे कर्मचारी भर्ती के गए, हमने ये भी पॉलिसी बनाई है कि ग्रुप डी के कर्मचारियों को हम कच्चा भर्ती करेंगे और जो 2 साल या जो भी नियम है उसके हिसाब से पूरा करेंगे तो हम पक्का करेंगे। लेकिन आदरणीय हाईकोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया और उसने कहा कि जब तक सारे फैसलों का निपटारा नहीं होता, सभी केसों का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक सरकार किसी भी कच्चे कर्मचारी को पक्का नहीं करेगी। ठीक है, यानी असल आपकी में बाध्यता ये जो कानूनी तौर पर है, सरकार का कोर्ट का किया मसला धरा है, इसलिए आप कि बात दे उन्होंने रहे हैं। बैकडोर से ठीक है, लेकिन उन्होंने आप पर केवल आरोप अपना लग रहा है भाई भतीजा कि करके, जो काम उन्होंने कांग्रेस ने केवल चुनावी ऐसे दौर में लोगों किया को- था वही काम पंजाब के चुनाव को देखते हुए आप कर रहे हैं, और वो भी करने वाले नहीं है, सिर्फ मैसेज देने के लिए कमेटी का गठन पंजाब कर के दिया कि चुनावों का मुद्दा ना हरियाणा से बने। क्या संबंध विकास है? जी, देखिए, हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने भी कहा कि हमने 50,000 नौकरियां दे दी हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कुल 4,000 नौकरियां दी उन्होंने 27 महीने में। 4,000 नौकरी दी कर्मचारियों को। और दूसरी बात, मैंने कहा 800 5,000 कर्मचारी दिए, 800 50,000 कर्मचारी हर प्रक्रिया महीने में। रिटायर हो रहे मैंने हैं, कहा। तो आप आंकड़ा लगाइए 800 कर्मचारी के हिसाब से 27 महीने में कितने हजार कर्मचारी चले गए और कुल 4,000 नौकरियां दी गई। और नौजवानों की बात कर रहे थे आप, आज नौजवानों का हित आपके लिए सर्वप्रिय नहीं है ना, इसका मतलब तो यही है। तब आपने ढोल पीटे थे कि हम नौजवानों को देंगे, आज नौजवान गए, नौजवानों को तो आप नौकरी दे नहीं रहे। देखिए, आप झूठ ना बोलिए। पंजाब के मैनिफेस्टो में बीजेपी के नेता आपके, मुझे पता नहीं था कि अब भी डिबेट है, वरना मैं आपको क्लिप लाके दिखा देता, कह रहे हैं खुलेआम कि हम 60 साल करेंगे, लेकिन वहां यही आरोप लगाया कांग्रेस के नेताओं ने कि आपने हरियाणा में कम कर दी है, इसीलिए आपने सिर्फ ड्रामा कराया, 1 महीने की कमेटी बनाई है और आपने 1 महीने बाद ही पक्के नहीं करने, हमें पता है। आपने हरियाणा का हित नहीं देखना, आपने चुनाव देखने। 1 महीने आप कह देंगे हमारा फैसला पहले ठीक था, कमेटी ने पाया, इसकी कोई जरूरत नहीं, और आप दोबारा इनको कर देंगे। ये सिर्फ एक चुनावी शोषा है, ठीक जो है, पहले कहते हैं। ठीक है। रविंद्र ढुल हमारे साथ प्रवक्ता इनेलो के फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र ढुल साहब, संजय शर्मा साहब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, उनका कहना है कि हमने एक फैसला लिया था और फैसले अंतिम नहीं होते हैं, फैसले बदले भी जाते हैं, विचार किया जाता है। सत्ता में आते ही न जाने कौन सा विचार आया कि पहले तो लोगों को निकालने की व्यवस्था कर दी,
आज उनको आमंत्रित कर रहे हैं, अपने ही फैसले पर विचार करने की जरूरत पड़ रही है। मतलब क्या है? क्या बिना सोचे समझे जो मन में आया, सत्ता में आए थे, खुशी बहुत ज्यादा थी, लगा कि हाँ जो चाहे कर सकते हैं, कर दिया, आज लग रहा है कि गड़बड़ कर दिया इसलिए? या फिर जैसा विकास चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका कहना है कि चुनावी मुद्दा इसको बना रहे हैं, क्योंकि पंजाब में नेता कहते फिर रहे हैं कि हम यहां पर ऐसा करेंगे, और चूंकि वहां पर आरोप लग रहा है कि आपने हरियाणा में तो ऐसा नहीं किया है, इसलिए ये कमेटी का एक ढोंग है। देखिए अतुल जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ढोंग के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हालांकि यदि ये कर पाते हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि पॉलिसी डिसीजन अगर इनको लेना था तो बिल्कुल शुरुआत में ले भी सकते थे। आज भी अगर ये लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर हरियाणा के लोगों का भला हो। लेकिन समस्या ये है, जिस प्रकार की इन्होंने कमेटी बनाई है, बात कर रहे हैं कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी रिपोर्ट देगी, और रिपोर्ट की क्या जरूरत है आपको? कैबिनेट के पास में पावर है, कैबिनेट इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था अपने कैबिनेट को पावर एक्सरसाइज करके आज के दिन में लागू कर देना चाहिए था, कल आप नोटिफाई कर देते। किस प्रकार की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? यदि आप दोगली बात नहीं करते हो तो आप पहले ये बताइए कि जब पहले दिया हुआ था उसको आपने वापस लिया, अब वापस लिया, आज आपने कमेटी बना दी। बिल्कुल ठीक बात है इसकी कि कमेटी जो है 2 महीने बाद 3 महीने बाद जाकर के कोई रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट के अंदर आप जो है कह देंगे हम इसे कंसीडर करेंगे, तो ये तो टालने वाली बात हो गई। ये तो इसको मुद्दे के ऊपर मैं तो मानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का कोई स्टैंड ले रही है, ये तो केवल टालने वाली बात है। बताइए संजय शर्मा साहब, केवल टालने वाली बात है, 40,000 कर्मचारी प्रभावित हो गए और आप अभी भी कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे। विचार करने के लिए भी आपने 2-3 महीने का वक्त लेना है, उसके बाद रिपोर्ट में क्या आएगा फिर उस पर विचार करेंगे कि रिपोर्ट जो आई है वो सही है कि नहीं है, या फिर उसमें क्या कर सकते हैं। आपके विचार के चक्कर में न जाने कितने और लोगों का परिवार इस वक्त ये तैयारी कर रहा होगा कि भाई मेरे घर के अब ये सदस्य जो कि यहाँ पर नौकरी करते थे वो तो रिटायर होने वाले हैं, तैयारी करो, खाना खर्चा अलग से निकालना है। संजय शर्मा। अतुल जी, जो बात विकास चौधरी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पंजाब का चुनाव है, इस कारण से हरियाणा के लोग ऐसे कर रहे हैं, हमें पंजाब के चुनाव से हरियाणा का क्या लेना था? वहां तो SYL का मुद्दा भी चल रहा है, हरियाणा ने अपना स्टैंड लिया है, हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को जीता और हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो ये मुद्दे हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, हम हरियाणा के हितों के आधार पर पंजाब के हितों के जो होंगे उनके हिसाब से हम थोड़ी काम करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने कितने अपने फैसले पलटे, ये अपने चहेतों को SCS बनाने के लिए कांग्रेस के लोग अनेक फैसलों को अपने पलटते रहे हैं। अब देखिए ना, SCS के जो नॉमिनेशंस होती थी, ये 3-3 भर्तियों के लिए 50-50 लोगों का पैनल बनाते थे, 29-29 लोगों का पैनल बनाते थे, कभी उन्होंने उनके 52 कर देते थे, कभी 48 कर देते थे। ये तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा, तब जाकर एक उम्र उसकी स्थायी बनी है। ये कांग्रेस के लोग केवल आरोप लगाना जानते हैं, हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। लगाना जानते हैं तो आप मुद्दा क्यों देते हैं आरोप लगाने का? फैसला आप करें, फिर आप बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना कि इन लोगों ने अपने कोई आरोप भी न लगाए, जमीनों को ये हड़प गए, इन्होंने जो CLU किस तरह से इन लोगों ने दिए। 27 महीने बाद इनको पता लगा कि हाँ, लोकतंत्र के अंदर ये तो नहीं है कि आप हरियाणा की संपत्ति को खा जाओगे। नहीं, आप साबित कर दीजिए। ठीक है, विकास चौधरी अगर ये कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनका आरोप है, ठीक है, वो राजनीतिक पार्टी से उनका आरोप है, आप साबित कर दीजिए अचानक अभी क्यों इसकी याद पड़ गई? इतने महीनों से क्यों याद नहीं पड़ी थी कि हमने जो फैसला किया था उसका कुछ हम विचार भी कर सकते हैं कि सही था नहीं था? अचानक की बात नहीं, क्यों? देखिए, चुनाव और 1 महीने का रिव्यू तभी लिए चुनाव की डेट पे, लास्ट क्यों ले रहे हैं? अतुल जी, अचानक नहीं है। देखिए, अनेक कर्मचारी संगठनों ने, अनेक समाज के लोगों ने, अनेक सामाजिक संगठनों ने अनेक तरह के मेमोरेंडम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दिए, आकर के अपनी बात कही। मुख्यमंत्री जी को भी लगा ठीक है, अगर सब लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उस मतलब विचार पहले को गलत लगा था, के लिए उन्होंने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, और सब कर्मचारी संगठन, समाज के लोग, अन्य NGO। आपको न तो युवाओं से कोई मतलब, ना आपको उन लोगों से मतलब जिनकी नौकरी के रिटायर हो गए, उनकी क्या तकलीफ होगी उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मन करे, जो अच्छा लगे वो आप कर दें, उसके बाद क्या है कि अगर अच्छा नहीं है तो चलो सोच लेंगे, जो मन में आए वो करेंगे, क्योंकि आप सरकार है। बहरहाल मेरे साथ 2 मेहमान और हैं फोन लाइन पर, उनको भी अपने चर्चा में हम जोड़ते हैं। SP गुप्ता साहब रिटायर्ड IAS हमारे साथ हैं, और अमित नेहरा साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। श्रवण जांगड़ा, मैं आऊंगा आपके पास। SP गुप्ता साहब, सरकार आते ही एक फैसला लेती है और 27 महीने के बाद, इतने महीनों के बाद एक बार फिर से सब कमेटी बनाकर विचार करने की बात करती है और उस पर रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या यह वाकई सरकार का यू टर्न नहीं है? नहीं, देखिए अतुल, आप इसको यू टर्न कह सकते हैं, लेकिन सरकार जो अब स्टेप लेने जा रही है, मैं समझता हूँ ये ठीक है। बिल्कुल रिटायरमेंट एज है, देखिए अभी घटाई नहीं जाती,
सरकार ने जब ये निर्णय लिया था उस समय जब ये बढ़ाई गई थी, उस समय राजनीति हुई थी, तो उसको देखते हुए ये उन्होंने सोचा भाई इसको कम कर। मेरा मानना ये है कि ये करना नहीं चाहिए फैसला, क्योंकि रिटायरमेंट एज जो है उसमें जब आप बढ़ाते हैं कम तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी, और बढ़ाने की बात होती है तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, रोड मैप बनाना पड़ता है, प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, ताकि सब उसी हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग से सभी स्टेप ले सके और एम्प्लॉइज भी अपनी उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकें, और जो नई रिक्रूटमेंट होनी है उसके बारे में भी किया जाए। देखिए, आप कहीं भी जितने भी एडवांस कंट्री हैं, मोस्टली कंट्रीज में तो यार रिटायरमेंट एज है ही नहीं। अब जो आज के जो सबसे डेवलप कंट्री हैं, जिसकी यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, और अपना यूरोप के दूसरे कंट्रीज हैं, उनमें रिटायरमेंट एज 65 है। और उन्होंने यदि 5 साल पहले ही 2022 में जो वो 67 करने जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही रोड मैप दे दिया। तो जब ठीक है एसपी गुप्ता साहब, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन जितना मैं समझ पाया आपका कहना है कि वाकई अपने आप में कहीं ना कहीं ये गलती रही है, इस पर विचार नहीं किया गया, रोड मैप नहीं था। बहरहाल अमित नेहरा साहब हमारे साथ हैं। अमित नेहरा साहब, एक पत्रकार के तौर पर क्या कहेंगे? आज सरकार को इतने महीनों के बाद याद आया है कि हमने जो फैसला लिया था उससे अब यहां पर विचार करने की जरूरत है, पुनर्विचार की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? देखिए अतुल, ये तो मैं बात दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं कि वो इसको यू टर्न माने या कौन सा टर्न माने, लेकिन अगर फैक्ट्स पे जाएं तो देखिए जो सेंटर में 58 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की थी, तो वो भी एनडीए के शासनकाल में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो डीओपीटी ने प्रस्ताव पास किया था, तो उसके बाद मंजूरी दी थी। तो देखिए इन्होंने खुद 60 साल किया था सेंटर में। उसके बाद क्या हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 17 अगस्त 2014 को 58 से 60 साल की थी। जो तृतीय वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी आयु, और जो चतुर्थ श्रेणी के हैं कर्मचारी, उनको 62 साल तक की एज का इन्होंने वायदा किया था। और उसके बाद क्या था कि 26 अगस्त को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था 2014 में। उसके बाद क्या है कि ये सत्ता परिवर्तन हुआ और आते इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद लोग कर्मचारी संघ वगैरह जो है वो हाई कोर्ट में गए। तो देखिए असली खेल वहां पे समझिए हाई कोर्ट में क्या होता है। हाई कोर्ट में हरियाणा के एक सीनियर ऑफिसर हैं डी सुरेश, उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे हरियाणा सरकार के, तो वो खुद पेश हुए थे हाई कोर्ट में और उन्होंने दलील दी थी कि ये जो सारा किया धरा जो 60 साल उम्र की थी, तो ये एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए की थी। ठीक है ना। और उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि इससे पहले 2 बार कर्मचारी संगठन हरियाणा गवर्नमेंट से मिले थे और उन्होंने बताया था, डेट भी दी थी, हलफनामा है हाई कोर्ट में, आप अगर देखेंगे जाके, तो उन्होंने कहा था कि 7 जनवरी 2007 को 2005 में कर्मचारी संगठन सीएम हुड्डा से मिले थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और उन्होंने एक मांग पत्र सौंपा था जिसमें 60 साल करने की इन्होंने डिमांड की थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट ने 7 जनवरी 2007 को ये मांग पत्र खारिज कर दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि 15 सितंबर 2007 को फिर से कर्मचारी यूनियन मिली, सीएम उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे, मांग पत्र दोबारा सौंपा उन्होंने, लेकिन 15 अप्रैल 2008 को खारिज कर दी गई। और इसी तरह 2013 में भी ये मांग खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2014 में क्या हुआ अचानक कि सरकार ने इनकी मांग मान ली, तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक मंशा रही थी। नेहरा साहब मुझे ब्रेक लेना है, मैं संक्षेप में एक चीज जानना चाहता हूं। ठीक है कि पॉलिटिकल माइलेज की बात थी। मेरा सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ये फैसला आते ही पलटने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी, जिस पर आज उसको खुद पुनर्विचार करने की जरूरत है? संक्षेप में सर। 60 साल उम्र कर दी जाए, तो क्या मजबूरी थी? क्या ये पॉलिटिकल माइलेज है? क्या ये वास्तविक ग्राउंड में रियलिटी है? क्या स्कैर्सिटी इतनी है, संकट इतना है कर्मचारियों का? तो ये तो सरकार बताएगी। बाकी क्या है कि जनता सारी देख रही है और समझ रही है कि क्या हो रहा है। जी
हाँ, जनता सारी देख रही है और समझ रही है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल माइलेज की ही कोशिश रही होगी पुरानी सरकार की, लेकिन आपका क्या जाता था? आप तो सत्ता में आ गए थे, बहुमत से आए थे, अगर किसी को लाभ मिल रहा था तो अच्छी बात थी, आप फैसले को बरकरार रखते। सिर्फ किसी और दल ने फैसला लिया इसलिए आते ही पलटना है, अगर यह मंशा है तो अपने आप में जनहित की बात नहीं है और ना ही युवाओं को रोजगार देने की बात है। संजय शर्मा साहब चाहे जितनी भी बातें यहां पर कहें, सीधे तौर पर इस पर सरकार अपने आप में दिखाई दे रही है कि खुद अपने ही फैसले पर गिरी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। उस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, इसी मुद्दे से जुड़ी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा सांसद ने बयान दिया है कि रिटायरमेंट उम्र की जो सीमा को लेकर फैसला उनके पिता ने लिया था। उनका कहना है कि जो उनके पिता यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वो 2 दिन में उसे लागू भी करते हैं। फरीदाबाद से बड़ी खबर, रिटायरमेंट उम्र को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर यह बयान आया। जो मेरे पिता कहते हैं सरकार उसे 2 दिन में कर देती है लागू, ये एक बात उन्होंने कही, क्योंकि आज ही सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कहा उसके बाद ही एक तरीके से इस कमेटी को लेकर चर्चा शुरू होती है और उस पर हम भी अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। हालांकि अलग मसला है कि इसमें कितना कौन राजनीतिक माइलेज कब ले रहा था। ये बहुत ही जो है सरकार एक जो इनके फैसले हैं वो फैसले किसी ना किसी तरीके से एक मजाकिया भी फैसले बनते जा रहे हैं। ये जो फैसला किया था 58 से 60, 2 दिन पहले हुड्डा साहब का बयान आया कि हुड्डा साहब ने कहा कि ये जो दोबारा से 60 को बदल के 58 किया, पंजाब के अंदर इनका मैनिफेस्टो है, पंजाब के घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि वहाँ पे 60 करेंगे। उस बयान से सरकार हिली और जैसे हमने देखा है पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल में, जब भी हुड्डा जी जब कोई बयान देते हैं तो हुड्डा जी के बयान के बाद, हुड्डा साहब के बयान के बाद सरकार कुछ अपना हरकत में आती है, कुछ हिलती है और वो तुरंत जो है 2 दिन के बाद उसमें एक कैबिनेट की ये कमेटी बनाने का आज फैसला किया गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद कई बार खुद की सरकार में जो है अगर हुड्डा साहब कुछ कहें तो हो सकता है 4 दिन लगते हो, मगर ये सरकार जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं हुड्डा जी से इतनी प्रभावित रहती है। विकास जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया भी आपने सुन ली। सरकार अभी जो कर रही है उस पर भी आपको भरोसा नहीं, आपका कहना है कि यह भी एक ढकोसला है, पंजाब चुनाव को लेकर सिर्फ एक सिगुफा यहां पर छेड़ा गया है। लेकिन संजय शर्मा साहब कह रहे हैं कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि लिए जाते हैं लेकिन फिर समय अंतराल पे उसको सोच समझकर उस पर विचार करने की जरूरत होती है। अगर अच्छा होता है तो लागू करते हैं, नहीं तो उसमें कुछ बदलाव करते हैं। क्या यह एक अच्छी मंशा वाली बात ही कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता ने कहा कि हमने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया, बहुत टाइम बात करा। चलिए जनाब, हम आपकी बात मानते हैं, हम सरकार चला रहे थे, देर आए दुरुस्त आए। हमारे पास 1-2 बार मांग लेके आए, हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन जब हमने एक्सपर्ट से सलाह ली हमें लगा चुनाव के समय समझ में आया। चलो जब भी समझ में आया, हमें आया तो सही, देर आए दुरुस्त तो आए, हमने करा कर्मचारियों के लिए। लेकिन इनको ऐसा क्या था कि इन्होंने सरकार आते के साथ ही कर दिया, इन्होंने तो समय भी नहीं लिया। ये थोड़ा समझ, ये आप लोगों की लड़ाई है ना बीजेपी और कांग्रेस की, आपकी जो हमारी लड़ाई कभी भाजपा से नहीं रही। हमने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है, जनता की लड़ाई लड़ी है। लेकिन इन्होंने हमसे लड़ाई कर रखी है, क्योंकि ये पहली बार सत्ता में आए हैं। हम ये सत्ता में रहते हैं तो ये सोचते हैं कि कांग्रेस के जो भी करे उसका विरोध करेंगे तो हमारी राजनीति रहेगी, इनकी सोच है। अब एक बात और बताइए मुझे, आज ये कह रहे ठीक है हमने लिया, आपने हटा दिया। आज 27 महीने हो गए, आज भी आप ये तय नहीं कर पा रहे कि आपको ये देना है या नहीं देना। आज भी आप कमेटी बना रहे। अरे जनाब, कमेटियां ही बनाते रह जाएंगे, कभी प्रकाश सिंह कमेटी, कभी कोई कमेटी, खुद बनाते हैं, खुद बनाते हैं, अमल नहीं करते। तो जनाब, प्रकाश कमेटी का आपने जिक्र किया, उस पर देखिए कितना विवाद, मानने को तैयार नहीं उसको। फिर कह रहे हैं कि अफसरों पे कार्रवाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए ये असल में क्या है, ये सरकार अनुभवहीन भी है। अनुभवहीन है, ठीक है सर, मैं रोकूंगा आपको। छोटी छोटी टिप्पणियां, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ। बताइए जांगड़ा साहब, जिस तरीके से अभी संजय शर्मा साहब बात कर रहे हैं, इस पर आप लोगों को अभी भी भरोसा है कि हाँ ये आपके हित का कोई फैसला लेने वाले हैं, जो भी रिपोर्ट आएगा आपके हित का होगा? इसमें अतुल प्रताप जी, हम ये कहना चाहते हैं, बड़े दुखी हृदय के साथ हमें कहना पड़ रहा है। एक तो झूठ होता है और एक सफेद झूठ जिसके सिर पैर कुछ नहीं होते हैं, और यहाँ पर हमारे को सफेद झूठ देखने को मिल रहा है। अभी संजय शर्मा जी ने कहा कि हमने 50,000 भर्ती की है, 35,000 यानी कर्मचारियों के लिए प्रोसेस जारी है। हम इस बात का दावा करते हैं कि भर्ती कोई आज तक हुई नहीं है और यानी उल्टे निकालने की प्रक्रिया शुरू है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं कि 26,000 कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला गया है, जो सड़कों पर है, जिसमें गैस टीचर है, लैब सहायक। संजय शर्मा साहब को दे दीजिएगा। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं
जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी की बात अभी यहाँ पर आई है, हम यहाँ पर कांग्रेस के भी यानी तारीफों के पुल नहीं बांधना चाहते हैं। अब जैसे पंजाब के समान वेतनमान देने की बात है यानी कांग्रेस सरकार के समय हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि हम 1 नवंबर से इसको लागू करेंगे, लेकिन वो राज्यपाल जी ने उसके ऊपर रोक लगाई है क्योंकि उस समय तक यानी कांग्रेस की सरकार रहे ना रहे उस बात की कोई गारंटी नहीं, तो उन राज्यपाल जी के रोक के बाद वो फैसला लागू नहीं हो पाया। यानी मैं समझ गया आपकी बात, विकास जी हो, संजय शर्मा साहब हो, जो भी दल है कर्मचारियों के हित की बात करके अपना हित असल में साधना मकसद होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अब ये बात इसलिए कही जा रही है कि बीजेपी जो कि सबका साथ सबका विकास की बात करती है, युवाओं के रोजगार की बात करती है, अपना फैसला उस पर पुनर्विचार की जरूरत क्यों हो? ये अपने आप में दूसरों को मुद्दा अपने आप में देने वाली बात है कि बैठे बैठे हम मुद्दा दे देते। सर मैं रोकूंगा आपको, ठीक है। एसपी गुप्ता सर मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद ढुल साहब मैं आपके पास आऊंगा। एसपी गुप्ता सर आपकी आवाज उस वक्त स्पष्ट नहीं आ रही थी, बहुत संक्षेप में सर बताइए, आज इस सब कमेटी की बात या पुनर्विचार की बात से सरकार खुद घिर रही है? नहीं अतुल, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं सरकार को इसमें जल्दी निर्णय ले लेना चाहिए और अच्छा यही होगा कि ये जो है उसको जल्दी से रिस्टोर कर दे 60 इयर्स। जब केंद्र सरकार इसको इतने 2004 या 5 में कर चुकी है और आज का जैसे आप देखिए जो ये गुलामी के समय हमारी रिटायरमेंट एज 58 इयर्स रखी गई थी सारे कंट्री में, और केंद्र सरकार ने जब कर दिया तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कर दिया। ठीक है, इसमें जब ये हरियाणा में की गई थी इसमें राजनीति हुई होगी, लेकिन मैं समझता हूं जो इसको घटाया गया उसका कोई औचित्य नहीं बनता था, इसलिए सरकार जितना इसको जल्दी कर दे उतना अच्छा होगा। ये और सर मैं ये भी जानना चाहूंगा, जो लोग भी इससे प्रभावित हुए, लगभग 40,000 कर्मचारी प्रभावित हुए, उनका जो भी नुकसान हुआ, अब ये कह रहे हैं कि विचार करेंगे, हो सकता है कर दें, बढ़ा दें, उनके नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? देखिए अतुल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मैंने आपको पहले यही कहा था, जब भी रिटायरमेंट एज का कोई बढ़ाना होता है, घटाई कभी नहीं जाती, जो समय के अनुसार बढ़ाई जाती है, तो उसमें उसकी प्रॉपर प्लानिंग और रोड मैप बनाना पड़ता है ताकि एम्प्लॉइज उसी हिसाब से अपना निर्णय कर सके, सरकार उसी हिसाब से अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी बना सके। तो इसमें अगर पीछे अब इन्होंने घटाई तो उसमें बहुत से एम्प्लॉइज को नुकसान हुआ, तो मेरे हिसाब से उन एम्प्लॉइज को सभी को इनको बेनिफिट देना पड़ेगा, उसका देना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं रोकूंगा, वक्त हमारे पास कम है। ढुल साहब बताइए, आपको भी विकास चौधरी साहब की तरह लगता है कि यह सिर्फ शगुफा है? अभी जो कमेटी की बात है सिर्फ चुनाव को देखते हुए एक मुद्दा उठाया गया, करना कुछ नहीं है इनको? देखिए अतुल जी, मैं एक लाइन और बीच में ऐड करना चाहूंगा। एक बात पर चर्चा नहीं हो रही है, आज इन्होंने बजट सेशन की भी बात कही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। यदि भाजपा को लगता है इस मामले के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी तो ये बजट सेशन के अंदर ये भी कह सकते थे कि हम बिल लेकर के आएंगे और इसको पास कर देंगे, लेकिन इस प्रकार की बात न कह करके कमेटी बनाना और कमेटी का प्रीव्यू क्या होगा, कब तक इसको डिसीजन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई कुछ जानता नहीं है। इन्होंने गेस्ट टीचर को भी पक्का करने की बात की थी, पहली कलम से कहा था हम उसको कर देंगे, वो कहाँ गए? बच्चों के आप रोजगार लोगों के आप छीन रहे हो और इस प्रकार की बात करके आप जो है जनता को बरगला रहे हो। ऐसे समय पर आप बताइए इनका संजय जी को कह दीजिए कि भाई क्या विधानसभा के पास में पावर नहीं है इसको करने की? ठीक है, संजय जी से ही जवाब लेते हैं। ढुल साहब संजय जी से जवाब। संजय शर्मा साहब बताइए, बहुत सारी बातें और आपने सुना एसपी गुप्ता साहब को, आपने सुना यहाँ पर विकास चौधरी को, आपने सुना एक कर्मचारी नेता जो कि कह रहे हैं कि एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, महाझूठ होता है। पहली कलम से आप लोग वादा करने वाले और आज आप लोग क्या कर रहे हैं? खुद ही आप बैठे बिठाए दूसरों को मुद्दा दे रहे हैं। कर्मचारियों की छोड़ दीजिए, अगर राजनीतिक दलों को आप इस तरीके से मुद्दा दे रहे हैं तो कैसे आप पर आरोप ना लगे? आप क्यों इस तरीके से अपने ही फैसले पर, वो भी फिर से विचार करने की बात, आपके पास अधिकार है, आपको लगता है कि गलत फैसला था तो आनन फानन में बजट सत्र में उस पर चर्चा करिए, आनन फानन में फैसला लीजिए। अब फैसले पर विचार के लिए समय कहां है? कैसे नुकसान की भरपाई करेंगे उन लोगों की जिन लोगों का हो चुका है नुकसान? अतुल जी मुझे 1 मिनट देना, बीच में कृपया ना टोकना। देखिए जो बातें ये कह रहे हैं कांग्रेस के या इनेलो के प्रवक्ता या कर्मचारी नेता ने कहा, मैंने कोई सफेद झूठ नहीं बोला। हमने 5,000 नौकरियां दे दी हैं, मैंने कहा 50,000 की प्रक्रिया चल रही है।
जिसमें से 35,000 लोगों की इंटरव्यू और टेस्ट चल रहे हैं। मैंने इसमें कुछ फेक झूठ नहीं कहा, ये ऑन पेपर है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, हम लकीर के फकीर नहीं है कि कोई एक बात कह दी तो हमें पैसा पलटेंगे नहीं। हम कांग्रेस जैसे जल्दबाजी में फैसले लेने वाले लोग नहीं है, या अपने फैसलों को पुनर्विचार जिस तरह से कांग्रेस ने भी किया कि भजन लाल ने नेशनल हेराल्ड की जमीन को उसकी सरकार ने कैंसिल कर दिया, वापस सरकार ने ले लिया, लेकिन हुड्डा साहब ने उसको 20 साल बाद फिर उसको अलॉट कर दिया नियमों को ताक पे रख करके। या हम रातों रात फैसला लेने वाले नहीं है। माफ करिएगा, आपने बोला था 1 मिनट हो गया, की जमीन रातों रात वो करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा करके इतना सरकार के दामाद को वो दे दी जाती है। हमारी सरकार आपने एसपी गुप्ता साहब को सुना, भाई भतीजावाद एसपी गुप्ता साहब को सुना, आपने एसपी गुप्ता साहब को सुना, पारदर्शिता से संजय शर्मा आपने एसपी गुप्ता साहब को सुना, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को सुना आपने, संजय शर्मा एसपी गुप्ता साहब ने कहा कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी, प्रॉपर प्लानिंग के बाद फैसला होना चाहिए था, उम्र तो कम कर ही नहीं सकते। और आप ही की सरकार केंद्र में जब फैसला कर चुकी थी तो आपको आते ही यहां पर क्या करने की? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरह हम जल्दबाजी में नहीं करते, तो आपने कौन सी प्लानिंग की थी जो कि उस वक्त आपको सही लगी और अब आपको लग रहा है कि गलती हो गई? हमने गलती की बात ही नहीं कही। तो क्यों विचार कर रहे हैं फिर? विचार फिर क्यों कर रहे हैं? फिर विचार क्यों कर रहे हैं? गर्दन अकड़ा कर फिर विचार क्यों कर रहे हैं? गलती अगर नहीं की है तो पुनर्विचार की जरूरत क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर फैसला, अतुल जी, क्या कांग्रेस ने अपने फैसलों को पलटा नहीं? क्या उस पर कमेटी नहीं बनाई? कांग्रेस तो नहीं है ना, उसके लिए आप तो बीजेपी है, सबका साथ सबका विकास। हमने कोई फैसला भी पलटा नहीं है। एक कमेटी। मेरा एक सवाल उन तमाम परिवारों को आप कैसे राहत पहुंचाएंगे? उन तमाम लोगों को आप कैसे राहत देंगे, कैसे बेनिफिट देंगे? बस इसका मुझे जवाब दे दीजिए। जो लोग आपके इस गलत फैसले हमारी से या सोच, आपके सही फैसले हमारी सोच केवल प्रदेश का विकास, यहाँ के कर्मचारियों का लाभ, यहाँ के नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देना, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी नीयत है। हमारी नीयत में खोट नहीं है। हम ईमानदारी से, पारदर्शिता के तरीके से, बिना भ्रष्टाचार के जो मेधावी नौजवान हैं उनको नौकरियां देना चाहते हैं। कांग्रेस की तरह से बैकडोर से हम किसी को नौकरी देना चाहते हैं। ठीक है। विकास जी इसका जवाब देंगे, उसके पहले मैं चाहूंगा एक छोटी सी टिप्पणी ले लें नेहरा साहब से। अमित नेहरा साहब, संजय शर्मा जो तर्क रख रहे हैं, क्या वो गले से नीचे उतरने लायक है? इनके पास जवाब है क्या सवालों का? ये सब कांग्रेस अभी देखिए, इनको तो अपनी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको अच्छा बताना ही होगा। लेकिन हम देखिए, अगर जनता का पक्ष देखें, हम एक पत्रकार के नजरिए से देखें इस चीज को, तो हमें दोनों वर्गों को साथ लेके चलना होगा। एक तो जो बेरोजगारों की फौज है और दूसरे जो कर्मचारी लगे हुए हैं सर्विस में, तो दोनों के हित देखने होंगे हमें। देखिए, आज के दिन क्या है कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा युवा लोग हैं। 30 से 35 वर्ष की जो आयु वर्ग का है युवा भारत में सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर हम विकसित देशों से तुलना करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा, यानी कितने साल के औसतन आदमी मरते हैं, तो यहाँ मेरे ख्याल से 68 के आसपास है। लेकिन जो विकसित देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 78 से 80 साल तक है। जापान में, अमेरिका में अगर उनका उदाहरण दें तो निश्चित तौर पे वहां पे रिटायरमेंट की जो एज है वो आगे होगी ही होगी। तो दोनों चीजों को हमें साथ देखना होगा कि हमें जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको काम देना है या नहीं देना है। रही बात हरियाणा की, तो आज के दिन जो अपुष्ट आंकड़े हैं, देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई श्वेत पत्र लागू जारी नहीं किया, ना पिछली गवर्नमेंट ने जारी किया, ना इस गवर्नमेंट ने जारी किया कि यहाँ पे कितनी नौकरियां खाली हैं, कितने आदमी नहीं है यहाँ पे। तो अपुष्ट जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 1,40,000 के आसपास यहाँ पे पद खाली हैं, जिन पे अस्थायी लोग काम कर रहे हैं या जो रिटायर हो चुके हैं उनको दोबारा काम पे बुला लिया गया है आधी तनख्वाह में। तो उससे क्या है कि एक अच्छे मन से काम नहीं हो सकता। अस्थायी कर्मचारी है, उसके ऊपर तलवार लटकी रहती है, कब आपको निकाल दें। और जो दूसरे जो रिटायर हो चुके हैं उनकी क्षमता भी प्रभावित हो जाती है कि इतना वो युवा नहीं रहते। तो बात दोनों है, हमें काम को भी देखना पड़ेगा कि एक बैलेंसिंग वो करना चाहिए। और यही तो सरकार की बात थी। सरकार बार बार कहती थी कि हम युवाओं को रोजगार देने के लिए कदम उठा रहे हैं, और युवाओं को रोजगार कितना दे दिया ये भी हमारे पास आंकड़ा देख रहे हैं किस तरीके का है। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं आपको। विकास जी बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ मैं जाऊंगा। सब कुछ घूमकर कांग्रेस पर आ रहा है कि सब कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इनका कुछ नहीं। देखिए, कल हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक बयान दिया प्रेस वार्ता में कि ये जो आयु की सीमा है, ये पंजाब में जाकर ढिंडोरा पीट रहे हैं और यहां ये करते नहीं।
उसी की प्रतिक्रिया है कि आज इन्होंने कमेटी में ये फैसला लिया। पहली बात तो दबाव में है। दबाव में तो है ही, क्योंकि वहां ये लूज कर रहे हैं। अब एक बात और, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने कही कि हमने 5,000 दिए। पहली बार तो 5,000 नहीं 4,000 है, सरकारी आंकड़े बता रहा हूं मैं भी। दूसरी बात इन्होंने कहा हम भविष्य में देंगे 36,000। अरे जनाब 27 महीने हो गए, भविष्य कब आएगा आपका? आपने तो 500 स्मार्ट सिटी देने की बात करते देश में, क्योंकि आप देश की बात कर रहे थे। आप तो मनरेगा की बात करते थे, नेशनल डिजास्टर। आप खुद पलट रहे हैं। इससे साफ पता लगता है ये कांग्रेस के जनहित के मुद्दे जितने भी हमने फैसले लिए हैं उसको हाईजैक कर रहे हैं या और उनको निरस्त करते हैं। या इनकी मजबूरी है। फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले श्रवण कुमार जांगड़ा, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत संक्षेप में सभी लोग अपनी बात रखेंगे। क्या उम्मीद आप करते हैं? ठीक है, अभी विचार करने का इनको विचार है। आपको लगता है कि हाँ हित वाला कोई फैसला आएगा और साथ में रोजगार भी मिलेगा? कच्चे और पक्के की जो इस वक्त अभी चल रही है चर्चा, उसमें भी ये वाकई सकारात्मक कोई एक फैसला लेंगे? इसमें अतुल प्रताप जी, हमारा ये कहना है कि हमने बहुत सारे मांग पत्र यानी अपना ज्ञापन और बहुत सारे आंदोलन भी हमने किए हैं, और सरकार के पास सिर्फ आश्वासन के या समीक्षा के अलावा हमारे को आज तक के कुछ देखने को नहीं मिला है। और हम ये मजबूरीवश अभी जो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं जो शीतकालीन सत्र में, ये मजबूरीवश लिया फैसला है। इससे पहले हम रैलियां कर चुके हैं, यानी सरकार बातचीत के लिए बुला लेती है, लेकिन आश्वासन और समीक्षा के सिवाय हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमें स्पष्ट सी बात है कि सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, कर्मचारियों को भरोसा नहीं है। ठीक है, रोक रहा हूं आपको। एसपी गुप्ता साहब, फाइनल कमेंट आपका सुझाव कुछ सरकार के लिए? अपना खुद का मजाक बना रही है, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि मजाकिया फैसले करती है और फिर खुद इसी पर विचार करती है। अतुल, मेरा तो यही कहना है कि भाई सरकार बजाय इसको कमेटी के जरिए 1 महीना जहां तक 58 से 60 करने की बात है, इसको तुरंत लागू किया जाए, क्योंकि इसमें इनको कोई फर्क बैठने वाला नहीं है। ये पोस्टें खाली है और ना भरी जानी है इस पीरियड में, से बहुत समय लगेगा। हाँ, अगर सरकार ने जैसे मध्य प्रदेश सरकार और दूसरी सरकार सोच रही है भाई इसको 62 करें, क्योंकि जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, फिटनेस बढ़ी है लोगों की, और हमारा एक डेवलप कंट्री एडवांस इकोनॉमी है, उसको देखते हुए इसमें रिटायरमेंट एज बढ़नी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में सोच रही है। उसको देखते हुए अगर इन्होंने उससे ज्यादा एज बढ़ानी है तब तो कमेटी बनाए, अदरवाइज जहां तक 60 का करने का सवाल है, तो इसमें कोई विचार की जरूरत नहीं है, तुरंत करना होगा, तुरंत फैसला करना होगा। ठीक है सर, मैं रोकूंगा। ढुल साहब, फाइनल कमेंट आपका? जी अतुल जी, मैं तो ये देना चाहूंगा, पहली बात तो यदि ये लागू करना चाहते हैं तो ये घोषणा करें कि हमने इसकी नोटिफिकेशन कर रहे हैं। इस प्रकार टालने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि इनकी अगर इंटेंशन है, इन्होंने कहा था कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, पहले तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी को रिव्यू करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का करके उन पदों को भरने का काम करेगी। क्या टीचर के ऊपर फैसला ले, कंप्यूटर टीचर के ऊपर फैसला ले, ऐसे बरगलाने की बात ना करें। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रखी हैं, इनसे बिल्कुल काम नहीं करे चलेगा। विधानसभा में लेकर के आए, हम इस मामले में चर्चा करना चाहते हैं सरकार। ठीक है, चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है सर। नेहरा साहब, फाइनल कमेंट आपका सर, संक्षेप में? देखिए तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को एक स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि हमने इस तरह का डिसीजन क्यों लिया, इसके पीछे क्या कारण थे, और पहला जो डिसीजन लिया था उसके पीछे क्या कारण थे। सीधी सी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये एक जनरल फैसला है कि सभी को 60 साल की हो जाएगी, लेकिन इसमें एक और भी करना चाहिए सरकार को। जो जुगाड़ू अधिकारी हैं, जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जुगाड़ करके फिर एक्सटेंशन पा जाते हैं, उसके ऊपर भी पॉलिसी बननी चाहिए कि सभी के लिए एक समान हो, या तो एक्सटेंशन सभी को मिले या किसी को ना मिले। ठीक है, विकास जी, फाइनल कमेंट आपका? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा हमारे बीजेपी के साथी प्रवक्ता से कि कांग्रेस हमेशा जनता के हित की बात करती है। आप हमें भलाई मत दीजिए, आप अब तो बहुत टाइम हो गया है, अब भी पब्लिक की जनता की भलाई के लिए 2.25 करोड़ लोग हैं हरियाणा के, जिनके ऊपर 3 लाख कर्मचारी हैं केवल। तो आप उन पर वर्कलोड जो ओवरलोड पड़ रहा है उसको देखते हुए और हरियाणा में अच्छा सुशासन मिल सके, आप तुरंत इस फैसले को लागू कीजिए। समीक्षा हो चुकी है, चुनावी मुद्दा मत बनाएं इसे। संजय शर्मा साहब, क्यों मजाक बनाते हैं आप लोग? खुद ही फैसला करते हैं, खुद ही अपना मजाक बनवाते हैं। अतुल जी, मनोहर लाल जी की सरकार कर्मचारी हितैषी है, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की हितैषी है। हम
जो मेधावी कर्मचारी तो सड़क पे नौजवान है, है, सर। बेरोजगार विदेशी हैं, होती तो उनको सड़क पे रोजगार क्यों देना होते? चाहते हैं, उनको कर्मचारी नौकरी देना नेता चाहते बोल रहे हैं, हैं IAS ताकि बोल वो रहे हैं, सब हरियाणा बोल की रहे सेवा कर सके। और जो पिछले 10 साल के अंदर इस तरह के लोगों को भर्ती करके जिसके कारण से प्रशासन का और नीचे तक का भी भट्टा बैठ गया है, उससे निजात पा सके हरियाणा, और हरियाणा 4,000 तरक्की की ओर आगे बढ़े। कर्मचारी यही हमारी कैसे सरकार बैठ की गया? सोच है, उसी दिशा में हम 36,000 आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में करेंगे, 27 महीने हो गए सर। ठीक है, मैं भर्ती मजबूरी कीजिए। समझ सकता हूं संजय शर्मा साहब आपकी कि आप किस तरीके भविष्य में से नहीं इस कहा, मसले पर 35,000 डिफेंड कर की पाएंगे प्रक्रिया सरकार चल को, रही पार्टी है। को। बहरहाल जिनके ठीक है, टेस्ट हो चुके हैं, जो भी इंटरव्यू हो है रही है। आपने अब सुझाव कहाँ तो लेकर सुन जा लिए रहे हैं होंगे, बात? पत्रकार के भी, उसके साथ साथ रिटायर्ड अफसर के भी और कर्मचारी नेता के भी। उस सुझाव को जरा समझिए, क्योंकि आप अपने से कहते रहेंगे कि हितैषी हितैषी, तो ऐसे नहीं होता है, हित दिखना भी चाहिए। अगर आप फैसला करके खुद ही विचार करने की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वाकई आपसे गलती हुई है, अब उसको जल्द से जल्द सुधार लीजिए, यह ज्यादा बेहतर है। गलती हो सकती है, हो सकता है अनुभव कमी या फिर कोई और दिक्कत, लेकिन गलती सुधार लेना बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। यही सुझाव सभी दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय शर्मा आपका, एसपी गुप्ता साहब आपका, अमित नेहरा साहब आपका, विकास चौधरी आपका, और श्रवण कुमार जांगड़ा आपका, और रविंद्र ढुल आपका भी। कुल मिलाकर सरकार ने अपने आप में जो कदम अब उठाया है उससे खुद ही घिरती नजर आ रही है। फैसला करना होगा और जल्द करना होगा। सिर्फ अगर चुनावी मुद्दे को देखते हुए इस तरीके का फैसला किया गया और इसमें भी रिपोर्ट नकारात्मक कुछ देते हैं तो उसके बाद यह मुद्दा बड़ा होगा और अपने आप में सरकार के लिए खतरनाक होगा। नमस्कार।